दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था फुल डिटेल के साथ। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम वो सभी क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बस एक बार ईमानदारी के साथ आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर ना तो आपको इसे रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई स्वागत आप सभी का जी का महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था दो भागों में बटी हुई थी, एक तो केंद्र के लेवल पर, दूसरी प्रांत के लेवल पर यानी कि राज्य के लेवल पर। अच्छा, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, मुगल काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था विजारत। और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये मिस्र के शासकों से ली गई है। और बात करें केंद्र की, तो केंद्र का मुखिया होता था बादशाह, यानी कि जितने भी पद हैं, जितने भी ओहदे हैं, वो सब बादशाह के नीचे होते थे। मुगल काल में बादशाह सबसे बड़ा ओहदा होता था, बादशाह ही राजा होता था। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था। उसमें क्या था? उसमें मुख्य होता था सुल्तान। सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में मुख्य सुल्तान होता था और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य है बादशाह। और सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने ग्रहण की? तो बाबर ने। देखिए मुगल शासकों में सबसे पहले बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी बाबर ने, और बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। अब केंद्र के बाद आता है सूबा, प्रांत यानी कि राज्य। अब इसका प्रमुख होता था सूबेदार। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सूबों में बहुत सी होती थी सरकार यानी कि जिले, और उनका प्रमुख होता था फौजदार। उसके बाद है परगना। सरकार में बहुत से परगने होते थे यानी कि तहसील, और उनका प्रमुख होता था सिकदार। अब परगना में बहुत से गांव होते थे और गांवों को बोला जाता था मावा और दिही, और गांव का प्रमुख कहलाता था ग्राम प्रधान, मुकदम, चौधरी, खुद। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में गांव सबसे छोटी इकाई होती थी और केंद्र सबसे बड़ी इकाई होती थी। अब बात करते हैं केंद्र में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से पद बनाए गए थे, किसे क्या ओहदा दिया गया था। तो सबसे पहले है वजीर, या फिर हम कह सकते हैं वकील। ये प्रधानमंत्री होता था। बादशाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद यही होता था, वजीर या फिर वकील। अब ये वजीर और वकील दोनों एक साथ साथ क्यों भाई? तो देखिए बाबर हुमायूं के समय में तो ये पद कहलाता था वजीर, और अकबर के समय में ये पद कहलाता था वकील। ये दोनों ही प्रधानमंत्री होते थे। और इस समय में वजीर बहुत ही शक्तिशाली होता था, सैन्य और असैन्य क्षेत्र में इसे असीमित शक्तियां दी गई थी। इसलिए बादशाह के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पद होता था। बैरम खां को तो आप सब जानते ही होंगे, बैरम खां वकील के पद पर रहा, लेकिन बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने इस वकील पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और वकील पद के जो भी अधिकार होते थे, जो भी शक्तियां इसे दी गई थी, उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला पद बनाया गया दीवान का, जिसके पास वित्त और राजस्व होता था। मुगल काल में दीवान जो होता था वो वित्त और राजस्व अधिकारी होता था। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए औरंगजेब के समय में असद खां 31 वर्ष तक दीवान के पद पर रहा, जो कि मुगल काल में सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहा। उसके बाद है मीर बख्शी। ये सैन्य अधिकारी होता था। इसका काम क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना, युद्ध के दौरान हथियारों का और भोजन का प्रबंध करना, घोड़ों की व्यवस्था करना, सैनिकों की व्यवस्था करना, हाथियों की व्यवस्था करना, ये सब काम होता था मीर बख्शी का, जो कि एक सैन्य अधिकारी होता था मुगल काल में। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए सरखत, ये एक ऐसा आधिकारिक पत्र होता था जो मीर बख्शी द्वारा जारी किया जाता था और जिसके आधार पर सैनिकों को वेतन मिलता था। देखिए जो मीर बख्शी है यानी कि जो सैन्य अधिकारी है, वो सरखत नाम का एक आधिकारिक पत्र जारी करता था, जिस पर वो अपने साइन करता था, फिर उसी के आधार पर सैनिकों को वेतन मिलता था। नेक्स्ट, मीर ए सामा, ये गृह प्रमुख होता था, घरेलू मामलों को देखता था, शाही परिवार के भोजन की व्यवस्था यही करता था, शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा भी यही रखता था। कौन? मीर ए सामा, ये गृह प्रमुख होता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, काल में शाही परिवार के भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? मीर ए सामा। नेक्स्ट, सदर उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों के अधिकारी होते थे। देखिए सदर उस सुदूर धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान रखता था। यह धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था, और बादशाह द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी गई भूमि, जैसे मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए जो बादशाह भूमि दान करते थे, उसका रख रखाव देख रेख कौन करता था? सदर उस सुदूर। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए मुगल काल में गरीब लोगों को जीवन व्यापन के लिए कुछ नकदी दी जाती थी, जिसे वजीफा बोला जाता था।
और ये किसके द्वारा दिया जाता था? सदर उस सुदूर। एक पॉइंट और नोट कीजिए, मदद मास या सयूरगाल मुगल काल में कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए अकबर के द्वारा गरीब, दरिद्रों और अपाहिजों के लिए मुफ्त भोजन व रहने के लिए भोजनालय व आश्रालय बनवाए गए थे। अब ये धर्म के आधार पर बनवा दिए गए थे ताकि भाई आपस में किसी का मनमुटाव ना हो। तो धर्म पूरा हिंदुओं के लिए बनवाया गया कि भाई यहाँ पर जो भी गरीब हिंदू है, अपाहिज हिंदू है, वो यहाँ पर खाना खा सकता है, फ्री में रह सकता है। और जोगीपुरा ये जोगियों के लिए बनाया गया, जोगीपुरा में जोगी फ्री में खाना खा सकते थे, रह सकते थे। और खैरपुरा मुसलमानों व अन्य लोगों के लिए। इसके अलावा अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नगर की स्थापना की। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इसका काम होता था लोगों को न्याय दिलाना और इसकी सहायता के लिए होता था मुफ्ती। जरूरत पड़ने पर मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था। अब मान लीजिए किसी मामले में आपस में पेच फंस गया, ना तो बादशाह की कुछ समझ में आ रहा है, ना काजी उल कुजात की कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इसे क्या सजा देनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। तो उस समय मुफ्ती को याद किया जाता था। मुफ्ती फिर कानून की व्याख्या करता था, कानून के आधार पर बताता था कि भाई इसने ये काम किया है, इसने ये अपराध किया है, तो इसे ये सजा देनी चाहिए। तो इस समय काम आता था मुफ्ती। नेक्स्ट है, मुगल काल में कानून अधिकारी होता था मुफ्ती। अब कानून की व्याख्या कौन कर रहा है? मुफ्ती कर रहा है, तो कानून अधिकारी हो गया मुफ्ती। नेक्स्ट है महोत्सिब, ये जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। महोत्सिब का काम होता था कि लोगों के आचरण की व्याख्या की जाए कि बादशाह के प्रति लोगों की क्या सोच है, क्या विचार है, लोग बादशाह के काम से खुश है या नहीं है, यानी कि जन आचरण का निरीक्षण करता था महोत्सिब। नेक्स्ट है दरोगा ए तोपखाना, जिसे मीर आतिश भी कहा जाता था, ये तोपखाने का अधिकारी होता था। उसके बाद है नाजीर ए बयूतात, ये कारखानों का अधीक्षक होता था। बयूतात का मतलब होता था कारखाने। नाजीर ए बयूतात कारखानों का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट है, ये देखिए ये सिमिलर से नेम है, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है मीर बहर, ये नौसेना अधिकारी होता था। मुगल काल में जो नौसेना थी उसका अधिकारी कहलाता था मीर बहर। मीर बार, उसके बाद है मीर बार, ये वन अधीक्षक कहलाता था, जो वनों की देखरेख करता था, जिसके अधिकार क्षेत्र में वन आते थे, वो कहलाता था मीर बार। उसके बाद है मीर बहारी, ये वित्त सचिव कहलाता था। मुगल काल में वित्त सचिव कहलाता था मीर बहारी। उसके बाद है कुर्बेगी, ये ध्वजारोही कहलाता था, यानी कि ध्वजों को लेकर जो भी काम था, किस प्रकार का ध्वज बनाना है, कहाँ फहराना है, कितना लंबा चौड़ा, जो भी ध्वजों से संबंधित जो भी कार्य था वो संभालता था कुर्बेगी। नेक्स्ट है मुस्तौफी, ये महालेखाकार कहलाता था। मुगल काल में मुस्तौफी कहलाता था महालेखाकार। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता है मुतसदी, ये जल सेनापति और बंदरगाहों का अधिकारी होता था। देखिए मुगल काल में मुतसदी जल सेनापति और बंदरगाहों का अधिकारी कहलाता था। नेक्स्ट है अवर जहां नवीस, ये दरबार के दैनिक खर्चों का लेखा जोखा रखता था। मुगल काल में जो दरबार लगता था उसमें जो दैनिक खर्चा होता था, किसने 2 समोसे खाए, किसने 4 खाए, किसने चाय पी, किसने कॉफी पी, किसने फ्रूट जूस लिया, उन सभी खर्च का लेखा जोखा रखता था अवर जहां। तो भाई ये हो गए सिमिलर से नेम, एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मुगल काल में मीर बहर कहलाता था नौसेना अधिकारी, और मीर बार कहलाता था वन अधीक्षक, और मीर बहारी वित्त सचिव, कुर्बेगी ध्वजारोही, मुस्तौफी महालेखाकार, मुस्तदी जल सेनापति और बंदरगाहों का अधिकारी, अवर जहां नवीस दरबार के दैनिक खर्चों का लेखा जोखा रखता था। तो दोस्तों ये तो हमने बात की मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र के अंदर कौन कौन से ओहदे थे, कौन कौन से पद होते थे, वो क्या कहलाते थे। और इसके बाद हमारे पास बचा है सूबा, सरकार, परगना और माओदा यानी कि गांव। इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर इन दोनों को एक साथ कवर करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा और कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो उसका भी वीडियो हम 1-2 दिन में जरूर अपडेट कर देंगे। और ऐसी बहुत सी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल दे दीजिए भाई इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और भाई मैंने पूरा भरोसा था हम इसका बिल्कुल सही सही जवाब दोगे।
और वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।